हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एच खान, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंतकुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। आज का टाइम बहुत मुश्किल से मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपको गो थ्रू करवा देता हूं कि बेसिकली एग्जाम के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं को आपको पढ़ना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इन पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। इन पर फोकस ज्यादा करना है, बाकी को आपको नहीं। आपको मतलब ऐसा नहीं कि बाकी को आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ाना बाकी को भी है, लेकिन इन पर आपको क्या करना है, फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो जो कि आपको बेसिकली आपको बेसिकली तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पेपर का फॉर्मेट, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि पेपर फॉर्मेट क्या होता है। पेपर का फॉर्मेट सेम रहेगा, जो आपका बिजनेस मैथ का पेपर जिस तरीके से आपने दिया था उसी तरीके से पेपर का फॉर्मेट रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, जिसमें कि A to लेकर F तक पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर A B C D E F। तो देर आर टोटल 6 पार्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 पार्ट्स अमंग 6 पार्ट। 6 पार्ट में से आपको 5 पार्ट को अटेम्प्ट करना है, ये आपको पता ही है। मतलब एक क्वेश्चन का आपको वहां पर क्या मिलता है, एक क्वेश्चन का आपको वहां पर चॉइस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, 5 क्वेश्चन आर देयर फॉर 5 मार्क्स। तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स आपका नीचे से हो गया, 5 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और 10 मार्क्स आपको मतलब 15 आपको ऊपर से हो जाता है। तो कुल मिला के आपके 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए, सिक्स नहीं तो 4 वहां पर करना होता है ना आपको, 30 मार्क्स का एग्जाम है ना आपका। तो 5 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 हो गए ना। तो 5 में से आपको एक क्वेश्चन का शायद चॉइस आपको मिलता है, ठीक है। मतलब वही पैटर्न है जो कि आपने पहले पिछले एग्जाम में आपने फॉलो किया है, वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कंटेंट की। देखना, मैं इसलिए भी थोड़ा सा इस पे ज्यादा मतलब मेरा इंपॉर्टेंस नहीं था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग ना सब्सक्रिप्शन नहीं देते हो। मतलब इतने सारे बच्चे होने के बाद भी ओनली 656 सब्सक्रिप्शन है। इतना कुछ, इतना कम हो रहा है, जबकि इसको बहुत बढ़ना चाहिए था। अगर मुझे इस वीडियो के बाद भी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा और इस पे मतलब चैनल की ग्रोथ नहीं हुई, तो मैं आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी के लिए ये नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टाइम में इसमें टाइम लगता है ना। आप लोग वो कुछ करते नहीं हो जो आपको करना चाहिए, बस आपको अपना काम निकल जाए, बेटर है। तो अगर ये सब्सक्रिप्शन बढ़ा मुझे आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज तो वो वीडियो मैं नहीं डालूंगा बना के। तो सिंपल सी बात है, यूनिट वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये यूनिट वाइज आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका पहला टॉपिक होता है मीन मॉड एंड मीडियन। मीन मॉड और मीडियन पर आप एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का कर लीजिए। मतलब डायरेक्ट सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज पर एक एक दो दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अच्छे से आप कर पाए उसको। उसके बाद मैं यूनिट फर्स्ट में जो 2 टॉपिक हैं जिन पर मैं इंपॉर्टेंस हमेशा मेरा रहता है, क्लास में भी मैंने आपसे कहा है कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। एक तो होता है पार्टीशन वैल्यूज, राइट। पार्टीशन वैल्यूज और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 टॉपिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। जैसे पार्टीशन वैल्यूज हो गया, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो तीनों टाइप की सीरीज में क्वार्टाइल्स को कैसे निकाला जाता है, मतलब हाउ वी कैलकुलेट क्वार्टाइल इन डिस्क्रीट सीरीज, इन डायरेक्ट सीरीज, इन कंटिन्यूस सीरीज, एंड डेसाइल्स ऑल्सो, एंड परसेंटाइल्स ऑल्सो। मतलब पार्टीशन वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक आपको आपको याद है, मैंने क्लास में एक टॉपिक कराया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। याद आ रहा होगा, शॉर्ट में मैंने लिखा था IQR एंड QD। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा आसान होता है फर्स्ट यूनिट के अंदर वो QD निकालना है, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना।
उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। एक या दो क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कर लीजिएगा, दो तीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी तीनों सीरीज पे करना है, मतलब डायरेक्ट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, तीनों सीरीज पर दो दो क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लेंथी इसका सॉल्यूशन होता है। तो चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में देने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक कभी कभी ना आपके पेपर में यूनिवर्सिटी हो या फिर क्लास टेस्ट हो, कभी कभी ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये कर देता है कि एब्सोल्यूट डेविएशन का क्या होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है ना। तो अगर आपसे ये पूछता है बाई चांस कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है, ये एक नया टर्म है, मतलब है कुछ नहीं, नया कुछ नहीं है, सिर्फ वही है सिंपल आपका। ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अगर आपसे पूछा जाता है बाय चांस, तो ये बेसिकली डेविएशन ही है, डेविएशन का ही मीन होता है। तो इसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या होता है कि मैंने ऐसे यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, MAD मतलब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ XI माइनस एक्स बार। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर मॉड आता है। क्या आता है यहाँ पर? मॉड आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज को लिया जाता है। ठीक है। तो एक्स बार यहाँ पर क्या है? मीन है। मान लीजिए आपको मीन 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 एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इस सीरीज आपको एक गिवन है। तो इस सीरीज के अंदर ना पहले आप एक्स बार एज्यूम कर लीजिए, किसी भी नंबर को हमेशा बीच में हम एक्स बार को एज्यूम करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक्स बार को 5, मतलब आपने 4 एज्यूम कर लिया। तो आप फिर क्या निकालेंगे? नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम तो आपका हो जाएगा एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया फर्स्ट कॉलम में? 1 2 3 4 5 6। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है। तो सेकंड कॉलम में आप क्या निकालेंगे? एक्स, मतलब एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार का जो वैल्यू होगा वो आएगा, मान लीजिए एक्स बार आपने 4 एज्यूम किया। ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा? 1 - 4 इक्वल टू -3। ओके। एंड देन 2 - 4 इक्वल टू -2। 3 - 4 इक्वल टू -1। इस तरीके से हमने क्लास में किया है ना ऐसा। तो उसके बाद ना एक कॉलम और भी ड्रॉ करना है आगे। ठीक है। उस कॉलम में आपको लिखना है एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। याद है जैसे हम डेविएशन में करते थे? तो वहां पर सारी वैल्यूज को पॉजिटिव कर देना है। जब पॉजिटिव करेंगे तो नीचे नीचे वैल्यू किसका आएगा? XI माइनस एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा, मॉड का। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है वहां पर। पॉजिटिव अगर नहीं आ रहा तो जब आप उसका साइन करते हैं ना, मॉड का साइन ऊपर लगाएंगे, तो सारी वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। वो सारी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। डिवाइडेड बाई n का मतलब क्या होगा? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो अगर बाई चांस ऐसा टर्म कहीं पर आप देखते हो, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत इजीली एक क्लास में आपसे कर सकते, मतलब एग्जाम में आप कर सकते हो अगर ऐसा पूछा जाता है तो। ठीक है। तो ये तो हुआ यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 के बारे में बहुत सिंपल होता है, तीन ही टॉपिक है आपके पास। एक तो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा आपका होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, तीसरा आपका होता है क्या? रिग्रेशन एनालिसिस। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, देखना। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास टेस्ट का एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। KPC को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है एग्जाम में। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, एक दो तीन क्वेश्चन कीजिएगा। अगेन आपको एक जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, रैंक कोरिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रैंक कोरिलेशन क्या होता है? ठीक है। और रैंक कोरिलेशन पर कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? तो मैंने दो ही टाइप आपको कराया। फर्स्ट टाइप व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब वहां पर ना आपको ये खुद तय करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है जिसमें रैंक गिवन है। ये स्पेसिफाई नहीं होता है क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रहे आपको, आपको खुद से सोचना है ये, कि भाई रैंक गिवन है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रैंक गिवन है, डेटा गिवन है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बुक की हेल्प लेना, आप पढ़ना ये चीजें, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन पेपर में रैंक गिवन है और आप रैंक असाइन करके क्वेश्चन को कर देते हैं।
या फिर क्वेश्चन पेपर में रैंक गिवन नहीं है और आप रैंक गिवन नहीं कर रहे हैं, मतलब रैंक असाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस को हमें मतलब किताब से हमेशा इसको एक बार टैली कर लेना, बुक से टैली कर लेना। लेकिन हाँ, इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं रैंक कोरिलेशन पर। रैंक कोरिलेशन हो या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है सेकेंड यूनिट से। क्योंकि टॉपिक ही तीन है आपकी यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर मैं जो प्रायोरिटी दूंगा वो रैंक कोरिलेशन को प्रायोरिटी मेरी रहेगी, क्योंकि रैंक कोरिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रैंक कोरिलेशन को बहुत अच्छे से आप करके आए विद डेफिनेशन, ठीक है, विद डेफिनेशन विद फॉर्मूला। और स्पेशली क्लास में भी मैंने कुछ टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप रिपीट करें, पढ़ें उनको। ठीक, अब मैं बात करता हूँ रिग्रेशन एनालिसिस पर। तो रिग्रेशन एनालिसिस पर आप रिग्रेशन लाइंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप देखिएगा। और ऐसे नहीं कि उस पर केवल एक ही क्वेश्चन आप पर क्लास में आके बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, नहीं, चार पांच पांच छह क्वेश्चन रिग्रेशन लाइन पे आप कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि रिग्रेशन लाइन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आप भूलना नहीं। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसमें क्या नाम है, यूनिट सेकंड के थर्ड के बारे में। गलती से नीचे भी यूनिट सेकंड टाइप हो गया, बट दिस इज यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में मैंने कहा था कि सिंपलेक्स मेथड को छोड़कर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपको थियोरेटिकल भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकली तीन चीजें हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नंबर टू आपका होता है ड्यूल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नंबर थ्री आपका होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखना, यहाँ पर क्लास टेस्ट में हम फॉर्मुलेशन को एग्जाम में देने के चांसेस हमारे कम होते हैं, क्योंकि पेपर ना थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम फॉर्मुलेशन देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी टीचर जो है क्लास टेस्ट में 2 घंटे का पेपर होता है, तो वहां पर फॉर्मुलेशन देने के चांसेस बहुत कम होता है। तो आप फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी को अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। अभी के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या बचता है, ड्यूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बचता है और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बचता है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करेंगे। उसके साथ साथ इनके स्टेप्स क्या होते हैं, ड्यूल हम फाइंड आउट करते हैं तो स्टेप्स क्या यूज करते हैं, या ग्राफिकल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं तो उनके स्टेप्स क्या होते हैं। ये टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ ना कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो हमेशा क्लास में मैं डिक्टेट करता हूँ कि इस तरह ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, तो उनमें से ही आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में हो सकते हैं। तो इन थ्योरी क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ के आए। अदरवाइज तो पढ़ना तो आपको सारा ही है, लेकिन इन पर आपको फोकस करना है। क्या, एक तो मीन मॉड और मीडियन क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द मीन मॉड एंड मीडियन, ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन विद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है, मेरा ख्याल है फर्स्ट डे का पहला क्लास है मेरा जब मैंने ये डेफिनेशन आपको दिया था, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना थ्योरेटिकल, तो सामने अलॉटेड मार्क्स देख लेते हैं कि कितने मार्क्स में पूछा गया है। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो 5-6 लाइन उसमें लिखना होता है डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो फिर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। तो ये ध्यान रहे कि मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखें लिखेंगे डेफिनेशन को। तो स्टैट्स का डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोरिलेशन का क्या है मैंने पूरा आपको लिखवाया है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोरिलेशन, कोरिलेशन बेसिकली क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन पर तो कुछ भी आपको छोड़ना ही नहीं है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन विद फॉर्मूला, ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन विद फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर ना रिग्रेशन कोफिशिएंट को आप छोड़ सकते हो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को एक बार पढ़ लेना, लेकिन चांसेस मुझे कम लगते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के। लेकिन डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन विद फॉर्मूला, डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन विद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने क्लास में खुद लिखवाया। ये याद रखना कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अलग होता है, जो मैंने क्लास में आपको दिया था, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो अलग चीज है। लेकिन डेफिनेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक अलग चीज है। तो आप बुक रेफर करें इसके लिए, और कोई भी इंटरनेट या यूट्यूब से नहीं पढ़ेगा।
क्या करेंगे, बुक को रेफर करेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन को आप मतलब समझ कर देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। लिखेंगे अगर पेपर में आता है तो, डेफिनेशन ऑफ एलपीपी। ठीक है। और ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स क्या है, ये तो जब आप ग्राफिकल मेथड आप पढ़ रहे हैं तो स्टेप्स आपसे पूछता है तो आप बता ही सकते हैं। सिंपल सी चीज है। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतना आप करके आते हो तो आप एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं आप लोगों ने बढ़वाया, नहीं बढ़ा, तो फिर मैं आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं करूंगा, आपको पहले क्लियरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।